तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम कहानियां आती हैं, आपके पसंद की कहानियां, दिलचस्प कहानियां, अलग अलग फील्ड की कहानियां। तो आप वहां पर भी जाकर कहानियां सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ऐसी तमाम बहुत सारी मनोरंजक कहानियों में बुद्धाज ब्रेन एक कहानी है, वो भी आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर सुनिए कुकू एफएम ऐप पर। तो अपने पसंद की कहानियाँ वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले करीब 3-4 दिनों से क्राइम तक फैमिली मेंबर के बहुत सारे लोगों ने मेल लिखे, एक कहानी की फरमाइश थी और वो पूरी कहानी जानना चाहते थे। कहानी बिल्किस बानो की। ये कहानी क्यों लोगों ने फरमाइश की और क्यों इस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया में ये कहानी चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले ये पूरी कहानी सुनाता हूँ कि मामला है क्या। बिल्किस बानो एक महिला, 2002 में यानी आज से 20 साल पहले उसकी उम्र करीब 21 साल थी, अभी वो 41 साल की है। गुजरात की रहने वाली, और गुजरात में भी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, दासोद ज़िला, दाहोद। और दाहोद में एक गांव है रंधिकपुर। रंधिकपुर में बिल्किस बानो रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। शादी हो चुकी थी, 5 साल की उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सालेहा था, और बल्कि 3 साल की बेटी थी शायद, और 5 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। 2002 में भरा पूरा परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक हादसा होता है। कार सेवकों से भरी हुई एक ट्रेन गोधरा के स्टेशन पर, उसमें आग लगा दी जाती है और 59 लोग उसमें मारे जाते हैं। ये कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है डिटेल में। और इस गोधरा ट्रेन में जो हादसा हुआ, 59 कार सेवकों की मौत हुई, उनकी जान ली गई। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़कता है और करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। तो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में ये कांड हुआ। उसके ठीक 4 दिन की बात की ये कहानी है, क्योंकि 28 फरवरी का महीना 28 का था। 3 मार्च 2002 गोधरा के इस कांड के बाद पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पे हिंसा भड़क रही थी। और उसी दौरान में बहुत सारे जो दंगाई थे वो इस दाहोद ज़िले में आ जाते हैं और रंधिकपुर गांव पर भी हमला कर देते हैं, कई घरों को जला देते हैं। उनमें से एक घर बिल्किस बानो का था। बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भागती है। और भागने के बाद उस गांव से कुछ दूर एक खेत में ये लोग छुप जाते हैं। कुल 17 लोग थे परिवार के, बिल्किस के। ये 17 लोग, जिसमें बिल्किस की माँ भी थी, बेटी भी, बाकी रिश्तेदार भी, वो खेत में अपने आप को छुपा लेते हैं। लेकिन दंगाइयों को पता चल जाता है कि इस खेत में लोग आकर अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। दंगाइयों की एक पूरी भीड़, जिसमें 20 से 30 लोग शामिल थे, वो उस खेत की तरफ रुख करते हैं। उनके हाथों में भाला, हंसिया, डंडे, सारी चीज़ें थी। और खेत में जाने के बाद वहाँ छुपे जान बचाने के लिए जो लोग थे उन पर हमला बोल देते हैं। उसमें बिल्किस भी थी। करीब जो परिवार के लोग थे उनमें से कुछ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 7 लोग वहाँ फंस जाते हैं। उनमें बिल्किस, उसकी माँ भी थी। इसके बाद दंगाई पहले 4 औरतों को मारते हैं, फिर बाकी जो पुरुष हैं उनको मारते हैं। बिल्किस के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। साथ में जो 3 और महिलाएं थी, बिल्किस की माँ थी, उसके साथ भी रेप होता है। और इस दौरान में बिल्किस की जो बच्ची थी उसे भी वो लोग मार डाल देते हैं। 3 साल की बच्ची थी। ये सब करने के बाद, बाकी सभी को मारने के बाद दंगाइयों को ये लगा कि सब मर चुके हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। इस हादसे में बिल्किस की माँ, बिल्किस की 3 साल की बेटी की मौत हो चुकी थी, और बिल्किस गर्भवती थी 5 महीने की, और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, गैंग रेप। दंगाइयों के भागने के बाद करीब 3 घंटे तक बिल्किस उसी खेत में बेहोश पड़ी होती है, और शायद दंगाई इसीलिए इस गलतफहमी में थे कि वो मर चुकी है, तो मुर्दा समझकर वो चले गए, लेकिन वो बेहोश थी। 3 घंटे बाद उसे होश आता है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालती है, खेत से बाहर देखती है कि एक महिला वहाँ से गुजर रही है। बिल्किस के जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो महिला उसे अपना कपड़ा देती है, कपड़े से अपना तन ढकती है
और फिर वो वहाँ से निकल कर बाहर आती है तो एक होम गार्ड उस वक्त वहाँ से गुजर रहा था। शरीफ इंसान था। होम गार्ड बिल्किस की हालत देखता है, उसको रहम आता है। होम गार्ड उसे अपने साथ लेता है और साथ लेकर वो उसे पास के ही एक लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जाता है। लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल उस वक्त ड्यूटी पे था जिसका नाम था सोमा भाई गोरी। वो बिल्किस की पूरी बात सुनता है और उसके बाद रिपोर्ट लिखने के लिए बिल्किस बताती है। खैर उस दौरान में उसे फिर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल के बाद उसे, अब चूँकि हालात ख़राब थे, दंगे भड़क रहे थे, फिर उसको दंगा पीड़ित जो रिलीफ कैंप था वहाँ बिल्किस को भेज दिया जाता है। और बिल्किस को यह मालूम था कि उसके परिवार के लोगों की जान जा चुकी है, उसके साथ जो हुआ उसका भी एहसास था। अब बिल्किस वहाँ है लेकिन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में कह रही है और पुलिस वाले अब रिपोर्ट नहीं लिख रहे। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा जबरन ज़बरदस्ती और दबाव डाला रिपोर्ट लिखाने के लिए तो हम तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। बिल्किस परेशान, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और इस दौरान में वो लगातार कोशिश करती रही। तभी बिल्किस की कुछ कहानियाँ मीडिया में आईं, कुछ NGOs, कुछ महिला संगठन, क्राइम जो महिलाएं का जो संगठन है वो सामने आए और उसके बाद जो महिला आयोग है उस तक भी बात पहुंची। उन्होंने बिल्किस की इस कहानी को उठाया और पुलिस से कहा कार्रवाई करो। पुलिस ने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिला और इवन पुलिस ने अपने क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है कि इस केस में कुछ नहीं है। अब महिला आयोग के ज़रिए और बाकी कुछ संगठन के ज़रिए बिल्किस ने फिर आवाज़ उठाई सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की पूरी कहानी सुनाई और फिर ये फैसला सुनाया कि इस मामले की जांच CBI करेगी। उस वक्त गुजरात में ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिनको CBI को सौंपा गया, तो बिल्किस के केस की भी सुनवाई CBI को सौंपने का फैसला किया गया। CBI ने अपनी जांच की। पुलिस की जो टीम थी पहले, उसने अपनी तो क्लोजर रिपोर्ट ही दे दी कि इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सब गलत है। इसके अलावा मेडिकल जांच के लिए उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उन सब भी थे। डॉक्टरों ने भी उसी हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि इसमें कुछ नहीं है। तो मेडिकल रिपोर्ट, विटनेसेस, पुलिस की अपनी तफ्तीश, की सारी चीज़ें, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। एक गैंग रेप का, जिसकी एक बेटी का कत्ल हुआ उसकी आंखों के सामने। तो पुलिस से ये केस लेकर CBI को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इस मामले की जांच कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस से पूछताछ की, मौका वारदात पर गई और फिर धीरे धीरे अपनी जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में शुरू से आखिर तक नाइंसाफ़ी हुई है। पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, डॉक्टरों ने गलत मेडिकल रिपोर्ट दी, यहाँ तक कि CBI ने फिर इजाज़त लेकर कब्रों से लाशें निकलवाईं। तो उनमें से जितनी लाशें थी उनमें हर एक का गर्दन काट दिया गया था, गला और सर अलग अलग लाशों के साथ, किसी और का सर किसी और की लाश के साथ, ताकि कोई शिनाख्त व पहचान ना हो। तो ये सारी चीज़ें हुई, CBI को पुख्ता सबूत मिले। फिर CBI ने अदालत से इजाज़त लेकर ये पता किया कि कौन कौन लोग थे। इत्तफाक से जितने भी ये दंगाई थे वो उसी गांव के थे जिस गांव की बिल्किस थी और बिल्किस उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी, उनके नाम तक से वाकिफ़ थी, क्योंकि गांव में एक दूसरे को लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। उसे मालूम नहीं था कि आगे चलकर यही लोग उसके साथ ये हरकत करेंगे। तो बिल्किस ने बाकायदा नाम बताए किन किन लोगों ने उसकी आबरू लूटी, कौन कौन लोग थे जो उसने उसकी बच्ची को, उसकी माँ को और बाकी 7 और लोगों का कत्ल किया, जिनमें 4 महिलाओं के साथ रेप भी था। तो इन तमाम चीज़ों को गवाहों, बयान, सबूत के आधार पर CBI ने 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाकायदा इन 18 लोगों को अलग अलग भीड़ में फिर खड़ा किया गया अदालत के आदेश पर और बिल्किस ने न सिर्फ इन्हें पहचाना बल्कि उनके नाम तक बताए, क्योंकि वो उसी इलाके के रहने वाले थे। अब ये सब कुछ हो रहा था लेकिन लगातार इधर धमकियाँ भी मिल रही थी कि इस वापस ले लो वरना बाकी बचे कुचे लोगों को ही मार दिया जाएगा। बिल्किस परेशान हो गई। फिर उसने गुहार लगाई। उसने कहा कि शायद गुजरात में, अहमदाबाद में और बाकी की जगह पे जहाँ पे इस केस की सुनवाई हो रही है वहाँ इंसाफ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए गुजरात से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को मान लिया और फिर इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया कि अब इसकी मुंबई में सुनवाई होगी। मुंबई में CBI की कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा और इस दौरान में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, 16 बचे। आखिरकार जनवरी 2008 में CBI की विशेष अदालत ने मुंबई में 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इनमें 5 पुलिस वाले भी थे,
डॉक्टर भी थे जिन्होंने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई, और बाकी ये सारे लोग थे। तो 11 लोगों को दोषी करार दिया और इन सब को उम्र कैद की सज़ा सुना दी सीबीआई की विशेष कोर्ट ने। इस फैसले के खिलाफ जो 11 के 11 जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और सीबीआई भी पहुंच गई। सीबीआई भी इसलिए पहुंची कि वो चाहती थी कि इन 11 के 11 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, और वो 11 इसलिए पहुंचे थे कि एक फैसला गलत है, उन्हें रिहा किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की, उसके बाद अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि निचली अदालत का फैसला जायज़ है, सही है, और इन 11 के 11 लोगों की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा। बट सीबीआई की इस दलील को नहीं मानी कि इन्हें फांसी दी जाए। अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा बंद, आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट। 11 के 11 जो मुजरिम थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उनकी इस सज़ा को माफ़ किया जाए क्योंकि वो बेकसूर है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए इनकी सज़ा को बरकरार रखा और कहा कि आपको उम्र कैद की ही सज़ा रहेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला कि एक बार और आप गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिजेक्ट किया। फिर एक और इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। इस देश की 3 अदालतों में 5 बार सुनवाई हुई और 5 बार इन 11 के 11 लोगों को 7 लोगों के कत्ल और 4 लोगों के साथ गैंग रेप, जिसमें बिल्किस सबसे ऊपर थी, का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। ये सब गोधरा के जेल में बंद वक्त बीतता रहा। इस दौरान में बिल्किस ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरा ख़ानदान बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को हुक्म दिया कि वो बिल्किस बानो को मुआवजा दे, 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान करे, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। साथ ही एक घर दे और एक नौकरी दे। हिंदुस्तान में किसी केस में इतनी बड़ी रकम या इतना ज़्यादा मुआवजा देने का ये पहला मामला था जब किसी को 50 लाख रुपए देने की बात कही गई। उसके बाद ये सब कुछ चलता रहा। सारे आरोपी जेल में, लगभग 15 साल उन्होंने जेल में काट भी ली। लेकिन अचानक इसी 15 अगस्त को एक तस्वीर आती है, और उसी तस्वीर के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में बिल्किस बानो की खबर फिर से सुर्खियों में थी। तस्वीर ये थी कि ये 11 के 11 आरोपी जिन्हें बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और 7 लोगों के कत्ल का गुनहगार ठहराया गया, वो गोधरा के उस सब जेल से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें आज़ाद कर दिया गया। फिर वो गांव जाते हैं, वहाँ उनकी बाकायदा स्वागत किया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है। और जब ये तस्वीर आई तो इस तस्वीर को देखकर फिर देश में एक आवाज़ उठी, और वो ये कि क्या रेपिस्ट और गैंग रेपिस्ट के मुजरिमों का इस तरह एक तो छोड़ा जाना और दूसरा इस तरह उनका स्वागत करना, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा महान काम करके वो वापस जेल से छूटे हैं, क्या ये सही है? क्या निर्भया के बाद इस देश में जो आवाज़ उठी थी कि ऐसे रेपिस्ट, ऐसे बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसी देश में ऐसे बलात्कारियों को इस तरह रिहाई देना कहाँ तक जायज़ है? अगर इस हिसाब से देखें तो 12 में निर्भया हुआ, 22, 10 साल, 2 साल और अगर 14 साल हो जाता तो निर्भया के जो चारों गुनहगार जिन्हें फांसी दे दी गई वो 14 साल काट लेते। तो क्या 14 साल के बाद निर्भया के उन चारों गुनहगारों को भी माफ़ करके यूँ बाहर निकाला जाना चाहिए था? ऐसे बहुत सारे मुजरिम हैं जो 26, 28 साल से जेल में हैं। तंदूर कांड का आरोपी सुशील शर्मा 26 साल तिहाड़ में जेल रहा था। हिंदुस्तान का किडनैपिंग किंग कहा जाने वाला बबलू श्रीवास्तव आज करीब 27, 28, 29 साल से जेल में, मुकदमे का फैसला ही नहीं हुआ। तो क्या ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए कि इतने लंबे वक्त से ये जेल में इन्हें रिहा कर दिया जाए? अब सवाल ये है कि 15 अगस्त को इन 11 लोगों को रिहा क्यों किया गया, किसने किया, किस कानून के तहत किया गया? तो पहले वो हर स्टेट में एक तो आपको पता है कि जो भी सज़ा अदालत देती है, 2 लोगों को इस देश में उनको माफ़ी देने का हक है, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और एक स्टेट के गवर्नर को। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार का अधिकार है। तो अब हर साल बड़े लोगों के जयंती पे, बर्थ एनिवर्सरी पे अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को छोड़ने का भी हमारे यहाँ नियम है, या ख़ास मौके पे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो गुजरात में क्या हुआ कि एक जो 11 लोग हैं, इनमें से एक राधे श्याम,
इसने 15 साल जेल में काट लिए, उन्हें 11 में से एक था। इसने एक एप्लीकेशन मूव किया और उसने कहा कि चूंकि मैं 15 साल जेल में काट चुका हूँ तो मुझे अब माफ़ी दे देनी चाहिए मेरे जुर्म और मेरे सज़ा के लिए, और हमें आज़ाद करना चाहिए। अब ये 11 लोगों को एक साथ सज़ा हुई थी। उसकी एप्लीकेशन गुजरात सरकार के पास आई। गुजरात सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा और उसने कहा ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आई है, इसको माफ़ी करना, आप बताइए क्या क्या। तो अब सवाल ये था कि क्राइम तो हुआ था गुजरात में, लेकिन फैसला सुनाया गया था मुंबई में, तो ज्यूरिसडिक्शन किसका आएगा इस पर फैसला लेने के लिए, गुजरात या मुंबई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि गुजरात में क्राइम हुआ इसलिए गुजरात सरकार के अधिकार में ये आता है कि वो फैसला करे। अब गुजरात सरकार ने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई ने की और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर फैसला करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पर फैसला करे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर फैसला करे। तो अब गुजरात सरकार को फैसला करना था। अब गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसमें कई लोग थे, कलेक्टर थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, एमएलए थे, और उन तमाम लोगों ने इस राधेश्याम की इस एप्लीकेशन के ऊपर गौर किया और फिर फैसला दिया कि 15 साल इन्होंने जेल में काट लिया, इसलिए इन सबको छोड़ दिया जाए। 75वीं देश की आज़ादी का मौका था, सोमवार पिछला 15 अगस्त, और उसी दिन गुजरात सरकार के इस आदेश के बाद इन्हें 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। रिहाई की खबर तब तक इतनी आम नहीं हुई थी, लेकिन जब वो वीडियो और तस्वीरें आईं कि कैसे इन्हें 11 लोगों को, जो गैंग रेप और कत्ल के आरोपी मुजरिम थे बल्कि, उनकी रिहाई के बाद उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, तो क्या ये सही है? उसके बाद ही ये बात मीडिया में आई और तमाम खबरें आनी शुरू हुई। अब उंगली गुजरात सरकार पर उठी। गुजरात सरकार से पूछा गया कि आपने इन्हें रिहा क्यों किया। अब गुजरात सरकार ने अपनी दलील दी है। जो मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता खास मौके पर कैदियों को, मुजरिमों को माफ़ी देने का, तो गुजरात में एक माफ़ी नीति थी, एक 92 की नीति थी इनकी, 1992 की जो चली आ रही थी, लेकिन उसमें फिर 2014 में सुधार किया गया। 2004 में गुजरात की सज़ा माफ़ी की नीति जो बनाई गई, उस नीति की ख़ास बात ये थी कि कैदी जिनका अच्छा चाल चलन हो, कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा से आधी सज़ा काट ली हो, जिनके घर की माली हालत ठीक नहीं हो, जो पेशेवर मुजरिम नहीं हो, ऐसी कई चीज़ों को देखते हुए उनकी सज़ा में माफ़ी दी जा सकती है। लेकिन खुद 2014 की जो गुजरात माफ़ी नीति है उसमें साफ साफ ये लिखा है, गुजरात सरकार की तरफ से है, कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का कत्ल करने वाले या फिर रेप और गैंग रेप करने वालों को, जो कन्विक्टेड हैं, जिन्हें सज़ा हो चुकी है, उनको किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं देनी जानी चाहिए। ये 2014 की सज़ा माफ़ी नीति गुजरात सरकार की है कि 2 या 2 से ज़्यादा कत्ल करने वाले, रेप या गैंग रेप करने वाले कन्विक्टेड यानी सज़ा याफ्ता कैदी को किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि फिर इन्हें 11 को क्यों माफ़ी दे दी गई? क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन्हीं की नीति के खिलाफ। 2 से ज़्यादा कत्ल, यहाँ 7 लोगों का कत्ल हुआ, रेप और गैंग रेप, यहाँ गैंग रेप हुआ, और कन्विक्टेड देश की तीनों अदालत से इन्हें कभी भी रहम या माफ़ी नहीं मिली और इनकी उम्र कैद बरकरार रही। उसके बावजूद इन्हें क्यों दिया गया? एक और भी इसमें था गुजरात माफ़ी नीति में कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये एक एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत सेंट्रल जो एजेंसियां होती हैं उनको स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेट करने का राइट दिया गया है। अब जैसे गुजरात या में क्राइम हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, तो वहाँ की पुलिस देखेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा मामला हो तो जैसे सीबीआई है, ईडी है, ये लोग कैसे स्टेट में जाकर जांच करते हैं? उनको पावर दिया है इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 ने। इसी एक्ट के तहत सीबीआई की टीम गुजरात पहुंची थी बिल्किस बानो के केस की जांच करने के लिए, तो सीबीआई इसमें एक पार्टी थी। तो गुजरात की सज़ा माफ़ी नीति में एक लाइन ये भी है कि जिस केस की जांच और जिस केस की जांच के आधार पर किसी को सज़ा दी गई हो, और अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसमें सेंट्रल एजेंसियां शामिल हो, ऐसे लोगों को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। बिल्किस बानो केस में भी इसका उल्टा हुआ, क्योंकि यहाँ सीबीआई ने जांच की, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक सेंट्रल एजेंसी ने जांच की और उन्हें दोषी पाया और फिर कन्विक्ट हुए। उसके बावजूद भी नहीं हुआ। अब सवाल ये था कि फिर क्यों दिया?
तो गुजरात सरकार ने सफाई ये दी है कि उन्होंने इन 11 लोगों को माफ़ी इस 2014 के माफ़ी की नीति जो नई बनाई है गुजरात सरकार ने, उसके आधार पर नहीं दी है, बल्कि 1992 की सज़ा जो नीति माफ़ी उसके आधार पर दी है, क्योंकि वही लागू होना था। इन लोगों को सज़ा 2008 में मिल चुका और ये नई नीति 14 में बनी, 6 साल बाद, तो वो लागू हो नहीं सकती थी। तो लागू कौन सी होगी? 1992 की नीति। अब 1992 की नीति में कैसे ये इनको रिहाई मिली, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। दरअसल जो 1992 की सज़ा नीति थी उसमें ये कहीं क्लियर नहीं था कि किस जुर्म, कौन सा जुर्म कितना हीनियस, कितना खूंखार। उसमें सिंपल एक लाइन थी, जो एक नहीं कई लाइन, वो ये था कि जिसने भी अपनी सज़ा के 14 साल पूरे कर लिए हों, चाहे किसी भी जुर्म के लिए, हालांकि कायदे से देखें तो 14 साल आम साधारण जुर्मों के लिए सज़ा नहीं मिलती है, या तो फिर आपको डकैती, रेप, मर्डर, इन्हीं चीज़ों में मिलता है। तो उसमें यह है कि 2014 की नीति लागू नहीं थी। 92 में ये क्लियर ही नहीं था कि दोष कौन से सेक्शन में होगा, किस धारा के तहत होगा, और बस ये है कि उन्होंने अपनी सज़ा की या तो आधी सज़ा पूरी कर ली हो, और चाहे फिर वो रेप के हों या मर्डर के हों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस वक्त डिफाइन ही नहीं था, क्लियर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसी नीति को लागू किया, और अर्जी आई राधेश्याम की, और हमने फिर 1992 की नीति उन पर लागू हो रही थी तो हमने फिर माफ़ कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि आप कोई भी स्टेट सज़ा माफ़ करते वक्त कुछ पॉइंट को ज़रूर देखें, और वो कुछ पॉइंट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक, कि ये जो जिसको आप माफ़ी दे रहे हैं, आप ये देखिएगा कि इसकी माफ़ी देने पर इसका समाज पे कोई कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। दूसरा, ये भी आपको देखना है कि एक बार वो माफ़ी देने के बाद बाहर आता है तो क्या वो वैसी हरकत दोबारा, वैसे जुर्म दोबारा करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाहर आकर वाकई अब क्राइम नहीं करेगा और वो बिल्कुल सुधर चुका है। चौथा, ऐसे मुजरिमों को जेल के बाहर ले जाने का कोई मकसद या मतलब है। पांचवा, उसके परिवार की आर्थिक माली हालत क्या है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का है, इसको हटाइए। अभी इसी साल जून 2022 होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा, हर स्टेट गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि आप ख़ास मौके पर, किसी बड़े नेताएं के जन्मदिन पर और इस पे, या 15 अगस्त, 26 जनवरी पर, गांधी जयंती पर, जो माफ़ी नीति के तहत अलग अलग स्टेट में दिया जाता है, तो आप अगर किसी को माफ़ी दें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी जो रेपिस्ट है, जिसने गैंग रेप किया है, उसको किसी कीमत पर माफ़ी नहीं देनी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट को लिखा हुआ लेटर है। खुद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था महिलाओं और महिलाओं की सुरक्षा, नारी शक्ति के बारे में, लेकिन इत्तेफाक से उसी के कुछ घंटे के बाद 11 लोग जो गैंग रेप के मुजरिम थे, जिन्हें देश की सारी अदालतों ने गुनहगार ठहराया, उन्हें इसलिए रिहा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 15 साल जेल में काट लिए थे। बस यही दलील दी गई। अब इसकी एक दूसरी तस्वीर है। 2020 और 2019, मतलब 2019 और 2020 का हिंदुस्तान की जेलों का एक डेटा है, उसको भी जानने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से 2020 में अब थोड़ी सी तादाद बढ़ गई होगी, लेकिन 2020 तक के डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 1,44,125 1,44,125 कन्विक्टेड कैदी देश भर की अलग अलग जेलों में, करीब 1300 से 1400 जेल हैं इस देश में। तो 1300 से 1400 जेलों के अंदर 1,44,125 कैदी ऐसे हैं जिन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है, यानी कि जो अब मुजरिम है। अगला आंकड़ा देखिए कि 1,44,125 में से करीब 54% कैदी वो हैं कन्विक्टेड जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 1,44,125 कैदियों में से 77,158 77,158 प्रिजनर, कैदी जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अब सोचिए, कैसी सज़ा माफ़ी नीति जो कि देश के हर राज्य में है, उनमें से हर एक जगह कहे कि चलो यार इसने 14-15 साल जेल में काट लिए, अब इसको बाहर कर दो, तो 77,000 ऐसे कैदी तो खुद ही बाहर आ जाएंगे। और इन 77,000 में से जो 54% है देश भर की जेलों में कन्विक्टेड बंद,
इनमें से किनके कितने जुर्म हैं ये भी देख लीजिए। इन 77,000 में से करीब 67% वो हैं जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, एक या एक से ज़्यादा मर्डरर्स हैं, ये कातिल हैं। इसके अलावा करीब 13%, 13,464, 13,664 कैदी वो हैं जिनके ऊपर रेप और गैंग रेप का चार्ज लगा और जिनको सज़ा हुई। तो 67% और 14%, लगभग आप मान के चलिए 80% तो वो हो गए इन 77,000 और 158 कैदियों में से जो सिर्फ रेप और मर्डर के कैदी हैं। अब अगर इन सब को भी हर स्टेट ने माफ़ी देना शुरू कर दिया और ये सब बाहर आ गया, करीब 70-80 हज़ार कैदी, तो फिर इंसाफ, हमारा सिस्टम, इन सब का क्या मतलब? अब इसको एक मैं अपने तरीके से एक आम लफ्ज़ों में भी इस सारी कहानी का निचोड़ अगर रखूं तो ऐसे रखता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि क्राइम या क्रिमिनल, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ क्रिमिनल होते हैं। और वो ना ज़ात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, इवन ना रिश्ता देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो जुर्म से अछूता रहा। अब मान लीजिए एक मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहुत ही क्लोज। अब मेरे घर में मेरी वाइफ है, एक बेटी है, 2 बहन है, भाई है, भाई की वाइफ है, उसकी बेटी है। अब जो मेरा करीबी रिश्तेदार है, बेहद करीबी, मतलब फर्स्ट कज़न टाइप आप मान लीजिए, वो अचानक रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाता है। अदालत उसे सज़ा सुनाती है, वो 8-10 साल 14 साल जेल में काटता है। 10 या 14 साल के बाद वो जेल से वापस रिहा होता है। और एक दिन अचानक मैं दफ्तर में बैठा हूँ और मेरी बीवी फ़ोन करती है और कहती है कि वो घर आया। अब वो जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम था, बल्कि इल्ज़ाम साबित हुआ, उसने जेल में सज़ा काटी, सज़ा काट चुका अपने जुर्म की। लेकिन आपको लगता है कि मैं ये जब बीवी फ़ोन करेगी और मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और वो कहेगा कि वो उस वक्त वहाँ है और घर में उस वक्त कोई नहीं है, मेल सारी या तो मेरी बीवी है, बेटी है, बहन है, तो मैं बेफिक्र होकर ऑफिस में अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ? मुझे हर पल फिक्र होगी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में है कि उसने एक रेप किया है। और एक रेपिस्ट का कोई धर्म, ईमान, ज़ात, मज़हब कुछ नहीं होता, चाहे वो मेरा कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। लेकिन मैं घबराऊँगा, मैं भागूंगा घर और मैं कोशिश करूंगा कि उसको वहाँ से निकालूं। अब मान लीजिए कि वो मेरे घर के पड़ोस में आकर रहने लगा, या तो वहीं मकान है या फिर किराए पे रहने लगा, तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं हर वक्त इसी तनाव में रहूँगा कि पता नहीं मेरे पीछे में, या मैं कहीं शूट पे हूँ, बाहर हूँ, वो रात को घर में ना घुस जाए। तो एक सोच ये होती है कि एक रेपिस्ट अगर जो आपका जानकार हो, आपके इर्द गिर्द में आपको दिखता हो, आपके घर के आसपास रहता हो, तो आपका पूरा चैन सुकून मिट जाता है, फिर चाहे वो आपका कितना करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे क्रिमिनल का, ऐसे रेपिस्ट का, ऐसे कातिल का कोई धर्म, ज़ात, मज़हब नहीं होता, और इसको उस चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जुर्म, कानून, अदालत, इनकी ही नज़र से देखनी चाहिए। निर्भया को लेके एक कार्टून छपा भी, और इसीलिए मैंने आज वो देखा, और वो उस पर निर्भया ये कि आसमान से वो है और पूछ रही है कि क्या ये वही देश है जहाँ जब मेरे साथ मेरी आबरू लूटी गई थी तो पूरा देश मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर आया था, गुस्सा था, लोग रो रहे थे। और उसी देश में फिर रेप को लेकर कानून बने। पहले रेप को लेकर सज़ाए मौत नहीं थी, निर्भया के बाद सुधार हुआ कानून में, फिर सज़ाए मौत दी जाने लगी, और अब सज़ाए मौत भी है। लेकिन उसी देश में एक गैंग रेप, एक प्रेग्नेंट लेडी, उसके साथ 3 और औरतें, उसकी 3 साल की बच्ची की मौत, 7 लोगों का कत्ल, और उन्हें 14 साल या 15 साल सिर्फ जेल में रहते हैं, और उसके बाद इसलिए माफ़ी दी जाती है कि बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। और फिर उनका स्वागत बाहर ऐसे होता है जैसे पता नहीं वो क्या करके आए हैं। ये एक समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो फिर सज़ा भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि रूह कांपे किसी का कभी कोई ऐसी हरकत करते हुए। आने वाले वक्त में अगर यही सिलसिला और ये एक नज़ीर बन गया कि किसी को उम्र कैद की सज़ा हो गई है और ताउम्र जब तक ज़िंदा है, लेकिन ये कि 14-15 साल के बाद वो स्टेट उसे माफ़ी दे सकता है, तो रेपिस्ट को भी लगेगा कि कोई नहीं, चलो 14-15 साल, तो रेपिस्ट की उम्र 25 साल मान लीजिए,
15 साल के बाद अगर इसी माफ़ी नीति के तहत उसे माफ़ कर दिया जाता है तो 25, 15, 40 साल में वो छूट कर बाहर आ जाएगा और 40 साल में पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर क्या होगा? बात सोचने की भी है और बहुत गंभीरता से सोचने की है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है, कई एमपीज़ ने लेटर लिखा है, अक्रॉस द पार्टी जाकर कई लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है और कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देती है या नहीं देती है। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर ये चीज़ें हो गई तो जैसा मैंने आपको डेटा बताया कि करीब 14,000 के करीब रेपिस्ट इस वक्त देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनमें से कई सालों से हैं, तो क्या पता वो भी आज़ाद हो जाए। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, ऐसे नामालूम कितने हज़ारों कैदी इस देश की जेलों में अलग अलग बंद हैं जिनके जुर्म कम है लेकिन वो जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं, उन्हें कोई माफ़ी देने वाला नहीं, उनका मुकदमा लड़ने वाला नहीं है। बेल, कई लोगों की ज़मानत मंजूर हो गई है लेकिन उस बेल की शर्तों को भरने वाला कोई नहीं है और वो जेल के अंदर है। तो दोनों पहलू है और अफसोसनाक पहलू है। तो पता नहीं मुझे, लेकिन आज मैं आप ये भी चाहूँगा कि पूरी क्राइम तक फैमिली, आप लोग ज़रूर अपनी भी राय दीजिए कि ये जो जेल नीति माफ़ी है और इस तरीके के लोगों को क्या माफ़ किया जाना चाहिए। जो भी आपके राय हो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं अगले एपिसोड में आपकी राय को तमाम लोगों के सामने रखूँगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर अपना वही सिलसिला। आज अशोक बटेसर और उनके बेटे ज्ञानशु बटेसर, इन दोनों का जन्मदिन है, बाप बेटे का एक साथ। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। और दिनेश बटेसर ने भेजा है, साथ ही पवित्र सिंह अनट्टल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पवित्र। और पूरम बल्लाना ने भेजा है, उनके बेटे हैं। रंजीता घाली, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रंजीता। और राहुल दलावाई ने भेजा है, साथ ही जुबैर शेख और शाम शिंदे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जुबैर। और 21 तारीख को है, तो कल कहानी होती नहीं है, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। राजकुमार का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राजकुमार। इसके अलावा ऋषिता, इनका भी बर्थडे है कल 21 को, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे ऋषिता। रोहित श्रीवास्तव जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। रंजन चेत्री, इनका भी कल यानी 21 को बर्थडे है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे रंजन। और रूपम चेत्री ने भेजा है। इसके अलावा मिलिंद सतपुते, इनका भी बर्थडे है और 21 को है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और भोपाल के हैं ये, वैसे आयरलैंड में रहते हैं। साथ ही सुरेंद्र सिंह स्पेन से हैं। इसके अलावा साजिद हुसैन, इन लोगों ने बिल्किस बानो की कहानी की फरमाइश की थी, और कई और लोगों ने, अनुपम, इसके अलावा मोहित, अमित, इन लोगों ने भी कई दिनों से कर रहे थे। तो आज आप लोगों की वजह से सारे लोगों ने ये कहानी सुन ली। इसके अलावा प्रकाश कुमार शेफ़ हैं, थैंक यू सो मच प्रकाश, का भी मौका मिला आपके हाथ से खाना खाएंगे। गुरु प्रतीक मिश्रा और सूरत से हैं ये, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। साथ ही अरबाज कुरैशी हैं, थैंक यू सो मच। अमान सिंह हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। कौशल पटेल हैं, कहानी की फरमाइश की है। रोहित कुमार हैं, बीएसएफ से, एक कहानी की फरमाइश की है। और रजत चौधरी जी हैं, थैंक यू सो मच आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।